कोई व्यक्ति एक अच्छा मूर्तिकार, डिज़ाइनर, संगीतकार, चित्रकार, वैज्ञानिक, इंजीनियर या गणितज्ञ इनमें से कोई एक हो सकता है। कोई अच्छा कलाकार हो सकता है या कोई अच्छा डिज़ाइनर हो सकता है या कोई अच्छा मूर्तिकार हो सकता है। लेकिन अगर हम कहें कि एक ही व्यक्ति अपने पूरे जीवन में ये सारे गुण रखता है, तो मानने वाली बात लगती है? नहीं लगती ना। लेकिन लियोनार्डो दा विंची एक ऐसे इंसान थे, ऐसे आर्टिस्ट थे जो अपने जीवन में इनमें से हर विद्या में बेजोड़ थे। चलिए आज हम बात करेंगे लियोनार्डो दा विंची के बारे में। ये एक आर्टिस्ट हैं, बहुत महान आर्टिस्ट हैं। दुनिया के पहले और आखिरी आर्टिस्ट होंगे या हैं जिनके अंदर इतनी सारी खूबियाँ थीं। हेलो, मेरा नाम है इरम शाह और आप सब देख रहे हैं कला का इतिहास। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। लियोनार्डो दा विंची की एक नोटबुक थी जिसका नाम कोडेक्स लिसेस्टर था। उसको $3 करोड़ में बेचा गया। बिल गेट्स ने इसे खरीदा था और कहा, ये मेरे लिए एक सस्ता और फायदे का सौदा रहा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 15 अप्रैल 1452 को शनिवार के दिन रात 10:30 बजे इटली के टस्कनी में विंची नामक गांव में एक अविवाहित मतलब अनमैरिड लड़की जिनका नाम कटरीना था, उनके यहाँ लियोनार्डो दा विंची का जन्म हुआ। जन्म के समय ही पिता पियरो को सर की उपाधि मिल चुकी थी। पियरो दा विंची एक दीवानी वकील के रूप में कार्य करते थे। पियरे को कटरीना के अलावा 4 पत्नियां और थीं। दहेज प्रथा के अनुसार जो लड़की या उसका परिवार दहेज की रकम की व्यवस्था नहीं कर पाता था, उसे अविवाहित ही रहना पड़ता था। इसी के कारण कटरीना को भी अनमैरिड मतलब अविवाहित ही रहना पड़ा और उसके चलते ही लियोनार्डो दा विंची का जन्म हो गया। इसलिए इनको नाजायज माना जाता था। लियोनार्डो के बचपन के कुछ सवाल थे। हालांकि आमतौर पे बच्चों के सवाल ऐसे नहीं होते हैं, पर उनके थे। पहला था, रेत के ढेर की ऊंचाई से उसकी चौड़ाई दुगनी क्यों होती है? दूसरा था, मरे हुए शरीर पानी में क्यों तैरते हैं? तीसरा था, चिड़ियाँ किस प्रकार उड़ान भरती हैं? चौथा था, यदि मुझे उड़ने वाली मशीन। इनके शुरुआती साल जो इनके बचपन के थे, उसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को देखा, परखा और समझने की बहुत कोशिश की। ये जो गत्ता होता है, कागज़ होता है, उसको फाड़ कर हवा में उड़ा देते थे। उसको वो ड्रॉ करते थे। इतनी तेज़ी से वो ड्रॉ करते थे कि वो गिरे भी ना और वो ड्रॉ भी कर लें। इससे उनके आँखों की देखने की और हाथों को चलाने की क्षमता बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी थी। इनको कोई अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई थी। इनकी शुरुआती शिक्षा फ्लोरेंस में शुरू हुई थी, जब इनको इनके पिता ने आंद्रिए डेल विरोकियो के पास कला को सीखने के लिए फ्लोरेंस भेजा था। फ्लोरेंस एक ऐसा शहर था जो रचनाओं और ज्ञान की खोज से जीवित था। विरोकियो के मार्गदर्शन में इन्होंने चित्रकला, मूर्तिकला और मानव शरीर की सूक्ष्मताओं को समझा। इन्होंने जल्दी ही ये सब सीख लिया और प्रकृति को सही तरीके से चित्रित करना शुरू कर दिया। इन्होंने अपने शुरुआती कामों में जैसे द बैप्टिस्ट ऑफ क्रिस्ट में उस शैली को प्रयोग करना शुरू किया जो इनके पूरे जीवन की प्रतीक बन गई। प्रकाश और छाया की गहराई मतलब लाइट और शेडो को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गहराई से समझा
और शरीर की कोमल रेखाएं, मतलब शरीर को की हर रेखा को समझकर इन्होंने अपना काम करना शुरू किया। फिर उन्होंने मिलान का रुख किया, जहां इन्हें ड्यूक लुडोविको स्फोर्जा के लिए काम किया। उन्होंने इनको चित्र बनाने के साथ साथ अभियंता, वास्तुकार और समारोह योजनाकार के रूप में नियुक्त किया। यहाँ द लास्ट सपर पेंटिंग की शुरुआत की और एंडिंग की, जहाँ इन्होंने केवल शारीरिक आकृतियों को ही नहीं बल्कि उनके आत्मिक भावों को भी कैद करने का प्रयास किया। मतलब इन्होंने अपनी कला में सिर्फ ड्राइंग को ही नहीं, उसमें भावनाओं को भी ऐड किया। मिलान में रहते हुए इन्होंने बहुत सारे आविष्कारों को विकसित किया, जैसे उड़ने वाली मशीनें, युद्ध के उपकरण, जल प्रणालियां। हालांकि ज्यादातर वो केवल रेखाचित्र ही बने रहे, पर इनको आशा थी कि कभी मानव जाति इनके द्वारा प्रगति करेगी, जो कि आज हो रहा है। इन्होंने कभी अपने आप को केवल एक चित्रकार नहीं माना, ये एक अभियंता, शरीर रचना विशेषज्ञ, दार्शनिक और वैज्ञानिक भी थे। इन्होंने अपने नोट बुक में बहुत सारे शारीरिक संरचनाओं को अध्ययन किया ताकि मानव शरीर की गहराई को समझ सके। इन्होंने नोटबुक में वनस्पति विज्ञान, भूविज्ञान, गति के सिद्धांतों और दृष्टिकोणों के अध्ययन भी किए। ये हर चीज को नोटिस करते थे, पौधों की बनावट को, बहते हुए पानी को, उड़ते हुए पक्षियों को। ये सारी उनकी ज्ञान की यात्रा का एक हिस्सा बन चुके थे। मिलान के पतन के बाद इन्होंने इटली के बहुत सारे शहरों की यात्रा की, बहुत सारे संरक्षकों के लिए काम किए, लेकिन अपनी जिज्ञासा के कारण कई कार्यों को अधूरा ही छोड़ दिया। इसके बाद इनकी यात्रा इन्हें फ्रांस ले गई, जहां इन्होंने राजा फ्रांसिस प्रथम के संरक्षण में अपने अंतिम वर्ष बिताए। उन्होंने इनकी अजीब आदतों को समझा और उन्हें सम्मान दिया। यहाँ इन्होंने अपनी प्रिय रचना, मतलब अपनी पसंदीदा पेंटिंग मोनालिसा को भी साथ लाया, एक ऐसी पेंटिंग जिसे ये जीवन भर निखारते रहे। इनके अंतिम दिनों में ये ब्रह्मांड के रहस्यों को देखते देखते और सोचते सोचते ही गुजर गए। 2 मई 1519 को अम्बोई में इनकी मृत्यु हुई, लेकिन ये अपने पीछे अपनी नोटबुक्स, अधूरे काम और अपनी एक आशा जो कि इनको थी मानवता से, कि इनके सपनों को साकार करेगी, जिन्हें इन्होंने केवल अपनी कल्पना में देखा था। और इस तरह इनके जीवन का अंत हो गया। इनकी यात्रा निरंतर चालू रही। विज्ञान और कला के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया और दुनिया के छुपे हुए रहस्यों को खोजा। इनकी हमेशा से यही चाह थी कि इन्होंने हमेशा यही चाहा कि दूसरों में भी ज्ञान की प्यास जागे और प्रकृति के रहस्यों के प्रति एक सम्मान उत्पन्न हो और साहस हो ये पूछने का कि क्यों, ऐसा क्यों है। इनकी नोटबुक, जो केवल साधारण कागज के पन्ने नहीं थे बल्कि इनके मन की झलक थी, इनकी जिज्ञासा और निरंतर खोज की अभिव्यक्ति, मतलब वो नोटबुक एक खजाना थी। उन पन्नों पर लिखी रेखाओं के में विज्ञान, कला, दर्शन और प्रकृति के प्रति इनके प्रेम की गूंज सुनाई देती थी। इन्होंने उसे विविध विषयों से भर दिया था, जिसमें से प्रत्येक एक रहस्य की कुंजी थी। इनकी नोटबुक में सबसे अधिक तो रेखाचित्र हैं, जिन्हें इन्होंने जीवन और प्रकृति की गहराई को समझने के प्रयास में बनाया था। मानव शरीर का एक एक अंग, मांसपेशियों से लेकर हड्डियों तक इन पन्नों पर अंकित है। इन्होंने शरीर की बनावट, उसकी गतिविधियों और यहाँ तक कि दिल की धड़कन तक को समझने की कोशिश की। न केवल कला के लिए बल्कि जीवन के रहस्यों को जानने के लिए भी शरीर की रचना का अध्ययन इनके लिए महत्वपूर्ण था, बहुत महत्वपूर्ण था।
इन्होंने प्रकृति के तत्वों पर भी बहुत कुछ लिखा, जैसे पानी का बहाव, हवा की गति, पेड़ पौधों की बनावट और यहाँ तक कि पक्षियों की उड़ान का पैटर्न। इनके पास उड़ने वाले यंत्रों रेखा चित्र भी हैं, क्योंकि मन में ये विचार बहुत बार आया कि मनुष्य को भी पक्षियों की भांति उड़ना चाहिए। इन्होंने पानी और हवा की गति को लेकर भी बहुत सारे विचार किए। किसी साधारण नदी के बहाव से लेकर तूफानी गति तक सब कुछ इन्हें गहन अध्ययन का विषय लगता था। इनकी नोटबुक में गणित और ज्यामिति के अध्ययन भी भरे हुए थे। इन्होंने पर्सपेक्टिव और प्रोपोर्शन के नियमों को समझने के लिए गणना की थी, ताकि चित्रों में जीवंतता आ सके और संख्याओं और आकारों के बीच के रहस्यमय संबंध को समझा जा सके, क्योंकि इन्हें महसूस होता था कि प्रकृति का हर रूप किसी गणितीय सिद्धांत से ही बंधा हुआ है। इसके अतिरिक्त इन्होंने बहुत सारे यंत्रों के चित्रण और उनके काम करने के तरीके को भी उस नोटबुक में उतारा था। इन्होंने युद्ध के लिए कुछ यंत्र, पुलों के निर्माण और उनके सुझाव और जल प्रबंधन प्रणालियों के रेखा चित्र भी बनाए। हालांकि बहुत सारे यंत्र केवल कागज पर ही रहे, परंतु वो इनके संभावनाओं की खिड़कियां थी। मतलब इन्होंने जो कुछ उस टाइम किया था वो आज के वैज्ञानिकों को करने में बहुत आसानी हुई, क्योंकि उन्हीं की किताबों के जरिए, उन्हीं की नोटबुक के जरिए आज के टाइम में मशीनें बनी हैं, हवाई जहाज बने हैं, बहुत सारी चीजें बनाई गई हैं। कई बार तो इन्होंने अपने स्वयं के विचार, अपने खुद के विचार, चिंतन और दर्शन भी नोटबुक में दर्ज किए। जीवन का अर्थ क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा और शरीर का संबंध क्या है, ऐसे सवाल इनके मन को घेरे रहते थे और इनके लिखे शब्द शायद इन्हीं गुण प्रश्नों के उत्तर खोजने की चेष्टा है। इनकी नोटबुक तो इनकी अंदर की दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जो अनंत जिज्ञासा और संभावनाओं से भरी हुई है। शायद इन्होंने जाने से पहले सोचा होगा कि इनकी जो ये नोटबुक है, इसके पन्ने हैं जो वो दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने, उन्हें भी अपनी जिज्ञासा को जगाने के लिए प्रेरित करें। शायद ही कोई ऐसा हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने कब्रों से मुर्दा इंसानों को निकाल कर भी उनके ऊपर रिसर्च की थी। तो हाँ, ये भी था कि इन्होंने मानव शरीर को समझने के लिए शवों का अध्ययन किया, और ये एक ऐसा कार्य था जो इनके समय में बहुत ज़्यादा दुर्लभ और साहसिक माना जाता था। लेकिन इनकी इस जिज्ञासा का उद्देश्य कुछ अलग था। इनको शरीर की बनावट, उसकी जटिलताएं और प्रकृति के रहस्यों को समझने की प्यास थी। फ्लोरेंस और बाद में मिलान में कई रातें छुप के बिताई और शवों का अध्ययन करते हुए गुजारी। इन्होंने मांसपेशियों, हड्डियों, नसों और अंगों को बारीकी से देखा और दर्ज किया। इनके लिए मानव शरीर एक बहुत ज्यादा अद्भुत यंत्र था। हर अंग अपनी जगह पर एक विशेष कार्य कर रहा था। ये केवल एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं था, ये इनके लिए सृष्टि के रहस्य को जानने का एक तरीका था। इनको याद था कि इन्होंने शरीर के बहुत सारे अंगों और दिल की रचना और कार्यों पर गहन अध्ययन किया। उस समय इनके पास आधुनिक चिकित्सा या उपकरण तो नहीं थे, लेकिन इनके कलम और कागज के पन्नों पर उतारी हुई रेखाओं में एक प्रकार की सजीवता लाने का प्रयास था, ताकि शरीर की जटिलताएं और समझी जा सकें। इनका उद्देश्य कभी भी मृत्यु का अध्ययन करना नहीं था, गहराई तक पहुंचना था। ये जानना चाहते थे कि ये अद्भुत संरचना कैसे काम करती है, कैसे एक साधारण सी रचना इतने बहुत सारे कार्य कर सकती है। जैसे हाथ कैसे चल सकते हैं, पैर कैसे चल सकते हैं, दिल कैसे धड़क सकता है,
वगैरह वगैरह। इनके कई रेखा चित्र जो इन्होंने हड्डियों, नसों और अंगों के बनाए, दरअसल ये इस अनुभव का परिणाम थे। ये कार्य इनके समय के लिए भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था, मतलब लोग इसे अच्छा नहीं मानते थे और इसे समाज में बहुत सराहा नहीं गया था। लेकिन इनको लगता था कि जीवन और प्रकृति समझने के लिए ये जरूरी था। शायद इनकी खोज ने आज की चिकित्सा और शरीर रचना विज्ञान को थोड़ा बहुत दिशा देने में योगदान किया होगा। जाहिर सी बात है, किया है। लेकिन इनका लक्ष्य तो सदा से यही था कि जो छुपे हुए रहस्य होते हैं उनकी जानकारी बेहतर ढंग से चित्रित कर सकें, ताकि इनके चित्र जीवन से भरे हुए लगे। अब चलते हैं मोनालिसा की पेंटिंग की तरफ। जो लोग कहते हैं कि मोनालिसा की पेंटिंग में भी बहुत रहस्य हैं, आखिर ऐसा क्या था मोनालिसा की पेंटिंग में? मोनालिसा की रचना का उद्देश्य शायद पूरी तरह से स्पष्ट करना बहुत कठिन है, क्योंकि ये केवल एक चित्र नहीं बल्कि इनकी जीवन की यात्रा का एक अंश है। एक ऐसी यात्रा जिसमें इन्होंने मानव चेहरे की गहराई में छुपी भावनाओं को पकड़ने का प्रयास किया था। इस चित्र की कहानी 1503 में शुरू हुई, जब इन्होंने फ्लोरेंस में एक व्यापारी फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो ने उनकी पत्नी लीसा गेरार्डिनी का चित्र बनाने के लिए कहा था। इनको कुछ कहते हैं कि ये चित्र उनकी स्मृति को अमर बनाने के लिए था, लेकिन जैसे जैसे इन्होंने इसे बनाया, ये इनके लिए केवल एक साधारण चित्र नहीं रहा था, बल्कि उस मुस्कान में कुछ ऐसा था, एक गुड़ता, एक रहस्य जो हमेशा इनकी पकड़ से बाहर रहा। और यही से इनके लिए मोनालिसा एक व्यक्तिगत खोज बन गई, मानो ये उनके भीतर छिपे एक गहरे सत्य को उजागर करने का प्रयास कर रहे थे। मोनालिसा को बनाने में कई वर्ष लगे और इसे इन्होंने अपने साथ लेकर भी चलना शुरू कर दिया। ये हर जगह जहां जाते थे मोनालिसा को लेकर चले जाते थे। इन्होंने बार बार इसकी परतों को ठीक किया, रंगों को निखारा, प्रकाश और छाया में बदलाव किए। शायद वो इसे कभी पूरा कर ही नहीं पाए, क्योंकि हर बार जब ये उसे देखते थे तो उसमें कुछ नया दिखता था और मुस्कान एक पहेली बन गई, जो कभी शांत लगती, कभी रहस्यमयी, कभी उदास तो कभी हर्षित। यही वो अद्भुत तत्व था जो इसे इनके जीवन का एक अविभाज्य हिस्सा बना गया। इसमें कुल मिलाकर 4 से 5 वर्ष लगे, लेकिन ये कह सकते हैं कि इनके अंतिम वर्षों तक इसमें काम चलता रहा था, क्योंकि ये इसे बार बार सुधारते और निखारते गए। मोनालिसा इनके लिए एक दर्पण बन गई थी, जिसमें ये अपनी समझ, अपनी भावनाओं और जीवन के प्रति अपने नजरिए को देखते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि लियोनार्डो ने इस पेंटिंग में अपनी माँ को बनाया था या अपने आप को बनाया था। तो ये बहुत ही रोचक प्रश्न है और हम समझ सकते हैं कि क्यों मोनालिसा की मुस्कान, उसकी आंखें और उसका रहस्य लोगों को ऐसे विचारों की ओर ले जाता है। कई लोगों का मानना है कि मोनालिसा की छवि में इनकी माँ का चेहरा या इन्होंने स्वयं अपना चेहरा बनाया, जैसे कि एक आत्मचित्र हो सकता है। ये विचार आकर्षक है और कुछ मायनों में तो सही भी प्रतीत होता है, क्योंकि ये कार्यों में इन्होंने अक्सर अपने भीतर की भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करा था। लेकिन सच्चाई ये है कि इन्होंने मोनालिसा को एक अलग व्यक्ति, लीसा गेरार्डिनी को देखकर बनाया था, जो फ्लोरेंस के व्यापारी फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो की पत्नी थी। उस समय उनका चित्र बनाना एक साधारण आदेश था, लेकिन जैसे जैसे इन्होंने इस चित्र का काम किया, ये इनके लिए कुछ अधिक व्यक्तिगत और गुण हो गया। उस मुस्कान में एक गहराई और रहस्य था जो इनको अपनी ओर खींचता था।
मानो वो केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि मानवता के संपूर्ण अनुभव का प्रतीक हो। जब लोग ये कहते हैं मोनालिसा में इनकी माँ या इनकी स्वयं छवि है, तो शायद वो गलत भी नहीं है। कलाकार के लिए हर चित्र, हर रेखा उसके अपने अनुभवों, भावनाओं और आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब होता है। इस चित्र में कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी माँ की छवि का अंश भी डाला हो सकता है, क्योंकि वो इनके दिलो दिमाग में बसी हुई थी। और कला में एक गहरी स्मृति अक्सर अनजाने ही प्रकट हो जाती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मोनालिसा में इनके जीवन की विभिन्न पहलुओं का मेल है और उस महिला का चित्र भी है और शायद इनके अंदर के रहस्यों और भावनाओं का अंश भी है। थैंक यू इस वीडियो को सुनने के लिए। हाँ, मुझे पता है बहुत लंबी हो गई, पर डिटेल में जानने के लिए थोड़ा तो वक्त लगता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और आर्टिस्टों काम करते रहना। गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।